नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। टीकाकरण अभियान के पहले दिन 1,65,714 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई, यानी कि पहले दिन का टारगेट पूरा करने में सरकार कामयाब नहीं रही। सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। देश में कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत बीते रोज हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पहले दिन देश में कितने लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान के पहले दिन 1,65,714 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई, यानी कि पहले दिन का टारगेट पूरा करने में सरकार कामयाब नहीं रही। सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3,351 सेंटर बनाए गए थे। इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। उधर वैक्सीनेशन के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिव्यू मीटिंग ली। वहीं आने वाले समय में हर एक वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाने वालों की संख्या को बढ़ाए जाने पर जोर दिए जाने की बात की गई। आपको पता होगा कि महामारी मार्च 2020 से फैली हुई है, सभी लोग इससे परेशान हैं और ये एक उम्मीद की किरण है। सबको वैक्सीन लगना और टाइम पे लगना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब इस टीकाकरण को लगवाएं। केवल ये एक डोज नहीं है, 2 डोजेज़ में लगता है। पहली डोज लगती है और उसके फिर 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगी जाती है। उसी के बाद इसकी पूरी 90 से 95% एफिकेसी आई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे हमें बताया गया, कल हमने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर मॉर्निंग में आके दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया। वी गोट द हमने अपना टोकन नंबर लिया, फिर उसी टोकन नंबर से हमें बुलाया गया, फिर वैक्सीन लगी। फिर उसके आधे घंटे हमें निगरानी में रखा गया कि इनको कोई वैक्सीन लगने के बाद कोई लक्षण वगैरह ना आए, सब कुछ ठीक रहे। फिर उसके बाद सब ठीक रहा। तो ये टीका लगाया गया था, आपको कितनी देर के लिए लगाया गया और उसके बाद में कितनी देर आपको बिठाया गया? ये बस कुछ सिम्टम, जैसे हम नॉर्मल अपना एक टीका लगाते हैं, जैसे आपको भी बचपन में लगा होगा ये टीका, तो बस उतना ही टाइम लगता है। फिर उसके आधे घंटे बाद वो ऑब्जर्वेशन में हमें बैठाए रखते हैं। तो आपने इसकी जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह की थी कि डायरेक्ट आपके सरकार? नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा प्रॉपर। हमें 4 दिन पहले हमारे नाम गए थे डिपार्टमेंट से, कौन कौन उस दिन वैक्सीनेटेड होगा। तो ये टोटली हमारी चॉइस थी कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं, तो यही उनका मैं अभी इंस्पेक्शन करके आ रहा हूँ और अभी तक 8 लोगों को लग चुका है और अभी 30 लोग और लाइन में लगे हुए थे। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जिन लोगों को अभी तक लगा है, मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन। सब कुछ लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं। मैं उनसे सबसे मिल के आया, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर कुछ नंबर बढ़ाने की भी चाहते हैं? अंजलि माइक ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है। कुछ दिन के बाद इसको 250 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम 1000 जगहों के ऊपर करने के। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन की जो क्षमता है, जो उनको डोज मिलती जाएंगी, उसी तरीके से जो सेंटर हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाएगा। अभी फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले समय में 1000 से ज्यादा सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, टीका लगवा सकें। आपको बता दें कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था और प्रधानमंत्री मोदी के ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान शुरू किया और उसके बाद लाखों लोगों ने कल टीका लगवाया है।
और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि कल टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, क्या कुछ स्थिति रही, कितने लोगों को टीका लगाया गया है, क्या कहीं पर कोई लापरवाही देखने को मिली, क्या तस्वीरें थी? आप लगातार मैदान में रहे, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो केंद्र सरकार की जो मुहिम थी वैक्सीन को लेकर, यानी कि भारतीय वैक्सीन 2 वैक्सीनों को कल लॉन्च किया गया था और कहीं ना कहीं लोगों को जो टीकाकरण की प्रक्रिया थी वो भी कह सकते हैं अपनाई गई। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके बगैर कह सकते हैं टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। मगर बात करें जिस तरीके से कल की जो शुरुआत की, तो शुरुआत के अंदर केंद्र सरकार का एक लक्ष्य था 3 लाख लोगों को पर डे टीकाकरण करने का, मगर जिस तरीके से कल का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि लगभग कह सकते हैं 1,65,000 के करीब जो टारगेट था वो ही पूरा हो पाया, मगर 3 लाख का जो टारगेट था वो नहीं पूरा हो पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई, मगर सरकार ने स्पष्ट किया जैसे जैसे शाम ढलती गई तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं पर जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने जो टारगेट रखा था वो जरूर पूरा नहीं हो पाया, मगर हम लोगों को जागरूक करेंगे और यहाँ तक कि जो जितने सेंटर बनाए गए हैं उन लोगों को सेंटरों की जो ड्यूटी है वो भी बढ़ाई जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं वैक्सीन सेंटरों की, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लगभग 3,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे। मगर जिस तरीके से बात करें जो दिल्ली के आंकड़ों की बात है, तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 3,403 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया और कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी कि दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण जो है वो अपनाई जाए। मगर कहीं ना कहीं जो आंकड़े कम हुए तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता भी करने की जरूरत है इसमें। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से केंद्र सरकार वैक्सीन का जो टीकाकरण लेके आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस की भी कमी है। लोग बात सोच रहे हैं कि इस वैक्सीन से जैसे भ्रम फैलाया गया था कि वैक्सीन से लोगों की मौत हुई है, वैक्सीन से लोगों को चक्कर आए हैं, लोगों की तबीयत खराब हुई है, मगर ऐसी कोई भी जानकारी कल नहीं देखने को मिली, क्योंकि हमने खुद LNJP हॉस्पिटल के अंदर देखा तो तमाम मुद्दों पर भी गौर की। यहाँ तक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो वो क्या कहते हैं सत्येंद्र जैन थे वो भी आए थे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि हम हर तरीके के मूवमेंट पर गौर कर रहे हैं और किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें दूर की जाएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस करने की, वो जरूर कोशिश की जाएगी और लगातार दिल्ली सरकार और राज्य सरकारें भी मिलकर केंद्र सरकार का साथ दे रही है और कहीं ना कहीं वैक्सीन के जो टीकाकरण है पर डे यानी कि 3 लाख का, वो अब दोबारा से अचीव करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा कि आप आइए और लोगों को टीकाकरण करवाइए ताकि लोगों को तक मैसेज पहुंचे कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पानी है। जी राजीव, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लाख का टारगेट था कि हर रोज कम से कम 3 लाख लोगों को, नए जो लोग होंगे उनको टीका लगाया जाना है, ये टारगेट नहीं अचीव हो पाया, क्या इसके पीछे वजह रही आखिरकार की जो 3 लाख का आंकड़ा था वो पूरा नहीं हो सका? और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐप को लेकर भी खामियां बताई गई कि ऐप में किसी तरह की कोई तकनीकी खामी हुई, उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें जो तो वैक्सीन का जो टीकाकरण था वो लगभग 3 लाख का पर डे का रखा हुआ था सरकार ने कि 3 लाख लोगों को अगर पर डे टीका लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ही इस बीमारी से निजात मिल सकती है। मगर जिस तरीके से पहले दिन का ही टारगेट 1,65,000 के आसपास रहा और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जरूर है, क्योंकि लोगों तक इतनी जागरूकता नहीं है, कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, कुछ लोगों ने जो भ्रम फैलाया हुआ है उसकी वजह से भी लोग वक्त सामने नहीं आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने में इतनी देरी करी है। मगर बात करें जिस तरीके से सेंटरों की, तो सेंटरों के अंदर लगातार मॉनिटराइज किया जा रहा था, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए थे, यहां तक कि आम व्यक्तियों की परमिशन नहीं थी कि आम व्यक्ति टीकाकरण लगवा सकते हैं। मगर जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने ही कहीं ना कहीं जो टारगेट था सरकार का वो पूरा नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमियां देखने को मिली। मगर बात करें जिस तरीके से किसी को भी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही किसी और राज्यों से, ना ही किसी और शहर से कि वैक्सीन की वजह से किसी को कोई दिक्कत आई हो। मगर बात करें जिस तरीके से टीकाकरण की, तो टीकाकरण जरूर चलाया जा रहा है और लगभग 3 लाख लोगों को टीकाकरण की प्रक्रिया अपनानी है। मगर ऐप्स की बात करें तो ऐप्स के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आई थी, क्योंकि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहीं ना कहीं सर्वर डाउन की दिक्कतें आई और कुछ ऐप्स, कई जगह तो ऐप्स काम ही नहीं कर पाया, ओपन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर आई। मगर उसकी भी तकनीकी जो भी फॉल्ट है, यानी कि जो भी दिक्कतें हैं वो सरकार उसको दूर करेगी और जल्दी
से जल्दी कोशिश की जाएगी ऐप्स भी प्रॉपर तरीके से काम करे ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत ना आए। जितनी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा तो ही लोग बाग ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने के लिए आएंगे सामने। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में राजीव एक बात और हम समझने की कोशिश करें, भ्रम का आपने जिक्र किया और संख्या भी कम है, ऐसे में एक क्या भ्रम भी एक बड़ी वजह है इस संख्या की कमी में, और दूसरी बड़ी चुनौती भी सरकार के लिए है कि अगर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वही अगर टीका लगवाने से डरेंगे, इस तरह के भ्रम में फंसेंगे, तो बाकी की जो आम जनता है उनको संभालना और भी ज्यादा भारी होने वाला है। और साथ में मुख्यमंत्री केजरीवाल का अपने बयान सुनवाया, उन्होंने कहा कि 1000 सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में जब लोगों का भ्रम ही खत्म नहीं होगा, वो 1000 सेंटर भी किसी काम के नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें 1000 पर सेंटर यानी कि दिल्ली के अंदर खोलने की बात है, और सिर्फ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि 1000 से ज्यादा हम सेंटर खोलेंगे दिल्ली के अंदर, मगर अभी दिल्ली के अंदर भी जो कोरोना वैक्सीन के जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं कम है, और इसी की वजह से लोगों तक सामने भी नहीं आए। और मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एकदम से फैसला लिया और वैक्सीन को तैयारी कर दी और वैक्सीन एकदम उतार भी दी गई, और कहीं ना कहीं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के खुद लोगों ने ही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम कराया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों तक एक मैसेज जाएगा कि जब सरकार के नुमाइंदे या फिर कहें मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग ही कम वैक्सीन का टीकाकरण करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तक यही मैसेज आता है कि जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बनाएगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के। मगर जिस तरीके से कल हमने जो पहले दिन के अंदर देखा, LNJP के अंदर हम खुद मौजूद थे और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल से भी हमने बातचीत की, तो उसके अंदर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई हो, ना ही मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को। हाँ, मगर मेडिकल डिपार्टमेंट के जैसे डॉक्टरों से जो हमारी बातचीत हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हमने खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, ना कि उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन कराया था, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। और हम जब तक सामने नहीं आएंगे तो जनता तक एक मैसेज पहुंचेगा कि लोग बाग सामने नहीं आएंगे। मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं जब मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जरूर कोशिश की है, मगर वो कोशिश कितनी कारगर हो पाई है ये सबके सामने है, क्योंकि लगभग सरकार का जो 3 लाख का आंकड़ा था वो पूरा नहीं हो पाया। वो पूरा नहीं हो पाया, बिल्कुल, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि इस आंकड़े को अब आगे अगले चरण में इसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की स्थिति रही, लेकिन चंडीगढ़ में क्या कुछ रहा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देश के साथ ही राज्य सरकार ने शनिवार को हरियाणा में भी 77 सेंटरों पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था, और सरकार ने सभी सेंटरों पर हुए टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बताया है। हरियाणा में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन टीकों को आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया था। 13 जनवरी 2021 को राज्य को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 लाख से ज्यादा खुराक और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक की पहली आपूर्ति दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी हमें 2,41,500 डोज कोविशील्ड के मिले हैं, तो वहीं 20,000 डोज कोवैक्सीन के मिले हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1,30,000 लोगों को हम इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इनको सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा, यानी कि उनको टीका लगाया जाएगा। विज ने बताया कि पहले चरण में कुल 63 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भी यह वैक्सीन लगाई जाएगी, और 50 साल से कम उम्र के लोग जिनमें कई तरह की गंभीर बीमारी है उनको बाद में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख स्वास्थ्यकर्मी, 5,044 वैक्सीनेटर, 765 जनस्वास्थ्य सुविधाएं, 3,634 निजी स्वास्थ्य सेवाएं, 18,921 सत्र स्थल और 1,005 पर्यवेक्षक शामिल हैं। बना हुआ है, उसके मुताबिक इसको डील करेंगे। उसके बाद दूसरी डोज 28 दिन तक लगनी है। इन सबका टेलीफोन नंबर, इनका आई कार्ड, सब कुछ हमारे पास है, और इन लोगों के पास भी सारे जो जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है उसके सारे नंबर्स उपलब्ध हैं। अगर किसी प्रकार की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी हम सर्विलेंस हमेशा रखेंगे। आने वाले टाइम में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सब जगह ये कहा गया है कि जो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वैक्सीनेशन जब एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन को जब तक नहीं लग जाता तब तक ट्रांसमिशन का खतरा तो बना रहता है। इसलिए इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि लोगों में थोड़ी एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंस आ जाती है। वो इमीडिएटली ये सोचते हैं कि वैक्सीन आने से ही शायद कोरोना खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है। हमें पूर्ण रूप से अभी जो सभी प्रिकॉशंस हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो रखना पड़ेगा। और 42 दिन के बाद लोगों में एंटीबॉडीज आनी शुरू होती है, लेकिन उसके बाद भी
देखिए ये लंबे समय तक, खासकर ये जो मास्क वेयरिंग है, हैंड हाइजीन है, इन चीज़ों को लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये हमें प्रिकॉशंस जो हैं अभी जल्दी के इनको छोड़ना नहीं है। आज कुल कितनी जगह पे ये टीकाकरण किया जा रहा है? 70 जगह हैं हरियाणा में। आज 77 साइट्स हैं जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इन साइट्स का नंबर और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। जितनी भी सप्लाई हमारे पास आएगी उसको देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिस्टर्ब किए बिना इसको जल्दी से जल्दी संपन्न करें। तो हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अभिषेक तक्षक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा में बीते रोज वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर काफी सारे लोग पहुंचे, क्या कुछ पूरे दिन आपने वहां पर देखा, किस तरह की स्थिति रही, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस पूरे देश के साथ हरियाणा में भी जो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का जो अभियान की शुरुआत हुई और 77 केंद्रों पर टीके लगाए गए। जो शुरुआत है पंचकुला से, जो सफाई कर्मचारी जो है सरोज नाम की, जिसकी उम्र 45 साल है, उससे ये जो टीकाकरण का जो अभियान है पंचकुला में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद कई डॉक्टरों को इस टीका वैक्सीन दी गई। तो उस प्रदेश को जो कोविशील्ड की जो है 2,41,500 डोज दी गई थी और वहीं कोवैक्सीन की 20,000 डोज पहले चरण में दी गई हैं, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी आदि हैं, उनको जो वैक्सीन लगाई जाए ताकि जो कोरोना संक्रमण से उनका बचाव हो सके। और जिनको भी जैसे स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा के बताए अनुसार कि अभी भी मतलब पहली जो डोज है लगने उसके दूसरी डोज में 28 दिन का अंतराल होगा और लगभग 42 दिन के बाद जो एंटीबॉडी तैयार होगी और उसके दौरान जो है पूरे प्रिकॉशंस बरतने होंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने हाथ बार बार धोना। इस तरह की जो प्रिकॉशंस है वो जारी रखने पड़ेंगे जब तक पूरे ये कोरोना वैक्सीन जो है कि प्रत्येक नागरिक को ना लग जाए, जब तक कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए सहयोग देना होगा। जी अभिषेक, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप लगातार जुटे रहे, आपने वो तस्वीरें लगातार दिखाई कि किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन क्या कहीं पर कोई लापरवाही देखने को मिली हुई हो या फिर किसी पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का देखने को मिला, ऐसी कोई जानकारी पूरे हरियाणा से कहीं से आई? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं जिसमें कि साइड इफेक्ट किसी में देखने को मिला, क्योंकि ये वाला जो टीकाकरण अभियान है पूर्ण रूप से पहला दिन जो है उसका सफल रहा। डॉक्टरों का ये कहना है कि कई तरह की भ्रांति है, उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि और इसमें डॉक्टर लेवल के अधिकारी है उनको भी ये वैक्सीन दी गई और उन्होंने वैक्सीन के लगवाने के बाद ये कहा कि ये पूरे मापदंड के साथ, पूरे प्रयोग के साथ ये वैक्सीन को तैयार किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही या फिर इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि कोरोना वैक्सीन जो है वो पूर्ण रूप से सफल रहेगी और इसको पूरे मापदंड के हिसाब से तैयार किया गया है। जी अभिषेक, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से लगातार लोग वहां पर पहुंचे, भ्रम की आपने बात कही, सरकार ने भी सबसे बड़ी इसको लेकर चिंता जाहिर की, क्योंकि जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी है, क्या लग रहा है कि उन्होंने भी डर है, उन लोग भी वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, यही वजह है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर कम पहुंचे? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जहन में ये थोड़ा सा डर जरूर हो सकता है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां फैली गई थी। इसी के तहत जो कुछ आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने 18 के करीब जो खबर आई थी, 18 के करीब जो रेवाड़ी में आशा वर्कर्स हैं उन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया था, लेकिन उनको समझाया गया और इनका फायदा बताया गया और इसके पूर्ण रूप से उनको समझाया, तो उसके बाद वो टीका लगवाने के लिए तैयार हुई। और इस तरह की एक तो छोट-मोट जो खबरें हैं उसी के उसके अलावा जो पूरा प्रदेश में 77 जगह जहां कोरोना वैक्सीन का ये अभियान शुरुआत हुई, वहां पर सब जगह सफल रहा और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं कैथल की जहां बात करें, वहां पर सेंटर बनाया गया तो वहां पर जरूर किसानों का विरोध झेलना पड़ा था बीजेपी विधायक को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हरियाणा में तस्वीरें देखने को मिली। रुख करते महाराष्ट्र का, मुंबई में
हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। विपक्ष लगातार सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। अब ऐसे में मुंबई के कांदिवली में केंद्र सरकार के खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ गाड़ी मोर्चा निकाला। इस मोर्चे के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बाइक को धक्का मारते हुए और हाथ गाड़ी के ऊपर एक्टिवा रखकर उसे खींचते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर गए। इस मोर्चे का आयोजन राकपा अल्पसंख्यक सेल के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष जमालुद्दीन शेख द्वारा किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट इंद्रपाल सिंह का कार्याध्यक्ष फहमीदा हसन खान सहित भारी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार अगर रियायत नहीं करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना वायरस से अभी राहत पूरी तरीके से मिली नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आदमी खाने को मोहताज है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बेफिक्र है। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है। दूध और सब्जी के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं जो आम आदमी की जेब ढीली कर रहे हैं। दरवाड़ हो रही है और ये महंगाई बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि अगर पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो हर कमोडिटी का भाव बढ़ता है। आपने बहुत पहले देखा होगा इंडिया टीवी के ऊपर आपकी अदालत प्रोग्राम में बाबा रामदेव ने कहा था अगर मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। आपको 35 रुपया पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा बोल के लोगों को गुमराह किया था। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में कहा था 35 रुपया पेट्रोल चाहिए तो मोदी सरकार को लाइए। ये स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, ये लोग रोड पे उतरे थे। रोड पे उतर के इन लोगों ने चिल्लाया था, सत्याग्रह किया था। आज इनको दिखाई नहीं देता। ये अंधभक्त अंधे हो गए हैं। बाबा रामदेव की एक आंख कानी है लेकिन दोनों आंख से दिख नहीं रहा है। और इसके बाद स्मृति ईरानी, वो इतनी मोटी हो गई है कि उसको अभी दिख नहीं रहा है। अरे उसको गैस की, महिलाओं की प्रॉब्लम क्या है, गैस। अभी गैस का भाव भी बढ़ गया, पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया। हेमा मालिनी नजर नहीं आ रही। सिर्फ सितारों के नाम पे ये मोदी सरकार बीजेपी वोट मांगती है और वोट मांग के जनता को गुमराह करती है। ये पेट्रोल का भाव सिर्फ हम के लिए नहीं है। इसमें हर आदमी, जितने लोगों के पास बाइक है, आज घर घर में लोगों के पास में बाइक है, उनके ऊपर भी ये असर पड़ता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा पेट्रोल का भाव कहीं है तो वो है इंडिया। और इसमें इतनी महंगाई है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसान आंदोलन चालू है, लोगों को नौकरियां नहीं है, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भाव बढ़ रहे हैं। आज देश विनाश की तरफ चला गया है और ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई मोदी सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि यह मोदी सरकार जाग जाओ, वरना देश की जनता तुम्हें जल्दी भगा देगी और आप खुद ही झोला लेके भाग जाओगे। आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के तरफ से हमारे आदरणीय जयंत पाटिल के आदेश पे, नवाब मलिक साहब के आदेश पे और हमारे खास करके हमारे माइनॉरिटी के सोहेल सूबेदार के आदेश से हम लोग पूरे मुंबई में आज हर जिले में, हर तालुके में हम लोग ये पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर अभी भी मोदी सरकार नहीं जागी और पेट्रोल डीजल के काम नहीं किए तो हम इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा मैं जाहिर। तो लगातार जो विरोध है वो जारी है। विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ ये विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपनी मांगे कही? इससे पहले कांग्रेस ने भी, क्योंकि जो हल्ला बोल किया था उस दौरान उन्होंने अभी इस तरह की मांग उठाई थी। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी, रणनीति तैयार कर चुकी है। वहीं अब एनसीपी भी पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतर गई है। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ बीजेपी के सांसद गोपाल सिंह है, उनके कार्यालय से महज थोड़ी ही दूर पर एनसीपी की तरफ से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर जो है कि रैली निकाली गई और बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता और आम नागरिक भी वहां पर मौजूद थे। लगातार एनसीपी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार इस पर अंकुश लगाए। स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि लगातार
जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे ट्रांसपोर्ट की बात करें, दूध की बात करें या भाजी की बात करें, तो इन तमाम चीजों पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल मुरारी, लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ये चेतावनी सरकार को दी है कि जल्द ही अगर रियायतें नहीं दी गई तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, उग्र करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ उन तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा? जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि आंदोलन के दरमियान जब मीडिया से बातचीत हुई तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए होंगे, लेकिन आज ये दाम 95 के पास पहुंच गए हैं। इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार तत्काल इस मामले में गंभीरता नहीं लेती है और पेट्रोल डीजल के दाम के ऊपर अंकुश नहीं लगाती है, तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। मतलब एनसीपी साफ तौर पर कहती है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में उसके कार्यकर्ता जो है वो रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे अगर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार अंकुश नहीं लगाती है। जी मोहित। जी बिल्कुल मुरारी, लगातार आप लोगों के बीच में भी हैं और लोग आखिरकार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इन बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, क्योंकि मुंबई वासी लगातार इस तरह की जो मामलों को लेकर परेशान रहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है इन बढ़ती कीमतों पर? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर सबसे ज्यादा उन स्लम और गरीब तबके के लोगों को उसका असर पड़ता है, क्योंकि भाजी का दाम अगर सीधा बढ़ जाता है तो उनके जेब पर उसका असर जाता है। दूध का भाव बढ़ता है तो उसका असर जाता है, या फिर जो अपने काम धंधे पे जाने वाले लोग होते हैं, मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, बाइक है, बुलेट है, अपने साधनों से जाना चाहते हैं तो उस पर उनके जेब पर उसकी मौजूद है। तो आम जनता, आम जनमानस के लिए राय है कि केंद्र सरकार बढ़ते जो पेट्रोल और डीजल के दाम है इस पर एक निर्धारित मूल्य निर्धारित करे और जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं इस पर अंकुश लगाए, नहीं तो और भी स्थिति खराब होगी। क्योंकि अगर मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की, यहाँ कोरोना काल में पहले ही हालत खराब हो चुकी है। एक एक दाने के लिए लोग मोहताज हो गए हैं और कैसे कैसे अपनी जिंदगी को सुधार कर पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस बीच पेट्रोल और डीजल और बढ़ती महंगाई का ये बोझ उनके लिए किसी आफत से कम नहीं है। जी मोहित। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से न सिर्फ एनसीपी लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो आम लोग हैं वो भी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। राजधानी लाइव में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।